दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा में हैं, जिनकी वीडियोस, फोटोज वो लगातार शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनका कितना भव्य स्वागत वहां पर हो रहा है। मॉरिशस के नेशनल डे के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत में संसद के अंदर मचा है जबरदस्त बवाल। इतना बड़ा बवाल कि आज संसद के अंदर मोदी जी के परम खास एकदम फेवरेट मंत्रियों में से एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ गई। आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ और मोदी सरकार के लिए उनके मंत्री की जुबान से निकला हुआ एक शब्द कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। अगर आप और विस्तार से इस खबर को जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोस्ट किया है। दरअसल दोस्तों, इस सरकार में माफी मांगने का चलन नहीं है। आप जानते हैं मोदी जी खुद ही कुछ कुछ बोल देते हैं चुनाव में, लेकिन माफी तो आज तक कोई मांगता नहीं है। लेकिन संसद के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मोदी जी के खास मंत्रियों में से एक धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कट्टर संघी माने जाते हैं, संघ के बड़े लाडले माने जाते हैं, उनकी जुबान से एक शब्द निकल गया जिसके बाद अपना शब्द उनको वापस लेना पड़ा और संसद में माफी मांगनी पड़ी अपने शब्द की वजह से। लेकिन इसके बाद संसद में अब उनके इस्तीफे की मांग उठ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के सांसदों ने न केवल संसद के बाहर धरना दिया, इस मामले में प्रदर्शन किया, बल्कि मोदी सरकार को ललकारा भी। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और क्यों ये मांग की जा रही है, मैं उसके बाद आपको समझाऊंगी। पहले राज्यसभा में आज खड़गे कैसे गरजे, ये सुनिए। मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड करने। I'm not allowing that. Please, nothing is going on. तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद उन पर इस तरह से इस्तीफे की मांग अब विपक्ष कर रहा है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। हुआ ये कि डीएमके की सांसद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि नई शिक्षा नीति जानबूझकर थोपी जा रही है तमिलनाडु में, और इसी वजह से, क्योंकि तमिलनाडु नई शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, 3 भाषा नीति, इसको हम अस्वीकार करते हैं क्योंकि इसके जरिए जबरन हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है तमिलनाडु में और हम इसको अस्वीकार करते हैं। इसीलिए तमिलनाडु का पैसा रोका जा रहा है, जो केंद्र पैसा देता है ना राज्यों को, वो पैसा तमिलनाडु का रोका जा रहा है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार की तरफ से जवाब दिया, लेकिन उनके जुबान से एक शब्द निकल गया जो मुद्दा बन गया। उन्होंने अनसिविलाइज्ड शब्द का इस्तेमाल करा। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकला, बवाल मच गया। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't allegations and put allegations against government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा तो डीएमके की सांसद कनिमोझी खड़ी हुई और काफी इमोशनल हो गई और उन्होंने खड़े होकर इस मामले में खेद प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें बड़ा दुख है कि धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री डीएमके के लोगों को असभ्य कह रहे हैं, अनसिविलाइज्ड कह रहे हैं, और उन्होंने ये डीएमके के सांसदों से ज्यादा तमिलनाडु का अपमान बता दिया। उन्होंने क्षेत्र वाला जो कार्ड जो अमूमन मोदी जी खेलते हैं गुजरात के लिए, कनिमोझी ने ये वाला कार्ड खेला और उसके बाद संसद में बवाल मच गया। Very pained and hurt that the minister, in his reply in parliament today, has called the members of parliament, the Tamil Nadu government and the people of Tamil Nadu uncivilized. दोस्तों, इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत समझ में आ गया कि उनकी जुबान से गलत शब्द निकला है और उन्होंने तुरंत माफी भी मांग ली। Honorable Speaker sir, my esteemed colleague, one of the dearest sister,
senior member of this house, Honorable Kani Mojiji, has raised 2 points. On one point, she raised, I mentioned a word which I should not use regarding on the members of my Tamil Nadu, on the government of Tamil Nadu and people of Tamil Nadu. Let us not mix. I am not. Let me first withdraw my word. If it hurts my word to anybody, I withdraw my words. I don't have an issue on that. But regarding the other part of the issues he mentioned, Kani, please sit. Please sit. Wait here, please. Please sit. At least I know you'll listen my point of view, and I listen your point of view. I always do that. This is an important issue, Speaker sir. When they came to see me on the several occasions, not one, several occasions, rightly, Kani Moji took lead and invite the Education Minister of Tamil Nadu with a good spirit. Let something should come out. And I was also open on that discussion. At one point of time, they have agreed and we have agreed certain things. लेकिन जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस तो होता नहीं है। और हमारे देश की पॉलिटिक्स में बीजेपी ने ही दूसरी पार्टियों को सिखाया है दोस्तों कि तिल का ताड़ कैसे बनाते हैं। आज राज्यसभा में मामला उठा और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार से न केवल माफी की डिमांड की, बल्कि ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि आखिर वो तमिलनाडु के लोगों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, माफी से काम नहीं चलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि संसद के अंदर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर अब केवल डीएमके अकेले नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी उसके साथ है। और इसकी एक वजह है दोस्तों, 22 सांसद अकेले डीएमके के हैं तमिलनाडु से, जो कि सांसद आते हैं, जो कि काफी बड़ी संख्या मानी जाती है। और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी और डीएमके का गठबंधन है। बेसिकली डीएमके यानी कि एमके स्टालिन की पार्टी इंडिया गठबंधन के बहुत प्रमुख हिस्सेदार हैं। जब भी इंडिया गठबंधन की जो भी बैठकें हुई लोकसभा चुनाव से के दौरान, लोकसभा चुनाव से पहले और ठीक लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो तुरंत बैठक हुई थी, उसमें आपने राहुल गांधी के हमेशा बिल्कुल बगल में या बहुत करीब देखा होगा एमके स्टालिन को। और दोस्तों, एमके स्टालिन के लिए राहुल गांधी ब्रदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं और राहुल गांधी के लिए भी एमके स्टालिन ब्रदर शब्द का मतलब भाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी अमूमन किसी को भाई नहीं बोलते हैं, लेकिन ये स्टालिन के लिए खास तौर पर राहुल गांधी बोलते हैं। और दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जनाधार है। केरला में कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि प्रियंका गांधी की वजह से वो सत्ता में आ जाए और तमिलनाडु में उसकी सीटें आती रही हैं। इसके अलावा भी कर्नाटक में तो खैर उसकी सरकार ही है। दक्षिण भारत हमेशा से ही कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत स्तंभ रहा है। आप याद कीजिए, जब अमेठी से राहुल गांधी को ये रिपोर्ट मिल गई थी कि उनका चुनाव फंस सकता है, जब स्मृति ईरानी अमेठी जीती थी, तो उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि दक्षिण भारत की किसी भी सीट से चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी की तरफ के लिए आसान होता है। और दोस्तों, तमिलनाडु में बहुत जल्द चुनाव भी होने वाले हैं और तमिलनाडु की राजनीति, नई शिक्षा नीति में हिंदू थोपने के आरोप और डिलिमिटेशन, इन दो मुद्दों को लेकर एमके स्टालिन लगातार आक्रामक हो रहे हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने अनसिविलाइज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया डीएमके के सांसदों के लिए और वहां की सरकार के लिए, तो एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया में भी अपना पोस्ट लिखा और बाकायदा उस पोस्ट में उन्होंने काफी गुस्सा जाहिर किया और इस सरकार को चेताया कि इस तरह की हरकत वो ना करें। और इस पूरे के पूरे मुद्दे को अब एमके स्टालिन ने तमिलनाडु की राजनीति में गरमाने के लिए तमिलनाडु में चुनावी मुद्दा बना दिया उन्होंने। एमके स्टालिन बहुत होशियारी से ये राजनीति खेल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एमके स्टालिन जानते हैं कि जो बीजेपी के नेता भी है ना, वैसे तो बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है तमिलनाडु में, लेकिन बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुत उम्मीद थी कि तमिलनाडु से कुछ बहुत बड़ा हासिल वो कर सकती है। मोदी ने लोकसभा चुनाव में बहुत प्रचार किया है, आपको याद होगा आखिरी चरण में तो मोदी जी कन्याकुमारी ही पहुंच गए थे 20-25 कैमरे लेकर तपस्या वगैरह करने के लिए। जानते ही हैं हमारे मोदी जी को आप। तो साउथ से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीद टूट गई, साउथ से वो हासिल नहीं हुआ। और तो और जहां से सीटें हासिल हुई थी, यूपी, राजस्थान, वहां भी बीजेपी की टैली गिर गई। तो बीजेपी का हमेशा से सपना है साउथ में, खास तौर पर संघ का हमेशा से सपना है कि दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए। लेकिन दक्षिण भारत में दोस्तों एंटी हिंदी सेंटिमेंट बहुत प्रबल और इसको लेकर वहां आंदोलन हो चुके हैं। द्रविड़ आंदोलन, ये जितनी पार्टियां भी हैं निकली हुई, सब द्रविड़ आंदोलन की ही उपज हैं। एमके स्टालिन की पार्टी भी उसी की उपज है। इसीलिए दोस्तों ये मामला अगर और आगे बढ़ा तो इस सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि लगातार एमके स्टालिन सहित कांग्रेस पार्टी इस सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि ये
नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई छेड़ रहे हैं। और दोस्तों अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि पूर्व में ऐसे आंदोलन हुए हैं दक्षिण भारत में जिसके वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर। तो उस दौर से हम निकल आए हैं, किसी हाल में भी कोई नहीं चाहेगा कि वो दौर वापस आए। लेकिन अब स्टालिन ये कह रहे हैं कि हिंदी थोपकर और डिलिमिटेशन करके, यानी कि नई परिसीमन के जरिए, दरअसल बीजेपी खास तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हिंदी पट्टी के राज्यों की सीटों की संख्या बढ़ जाए, करीब 800 हो जाएगी अगर परिसीमन हुआ जैसा कि सरकार चाहती है उस हिसाब से। तो जानकार ये बताते हैं कि लोकसभा में जो सांसदों की संख्या है वो 800 हो जाएगी, और जो उत्तर के राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या खूब बढ़ाई अपनी, वहां सीटें बढ़ जाएंगी। और इससे क्या होगा, बीजेपी दक्षिण के राज्य अगर हार भी जाती है या वहां सीटें नहीं भी लाती है तो वो उत्तर के राज्यों में क्योंकि सीटें बढ़ जाएंगी तो बड़ी आसानी से सरकार बना लेगी। और परिसीमन का जो एक नियम होता है दोस्तों, वो नियम होता है किसकी कितनी संख्या है, जिस राज्य में जितनी जनसंख्या बड़ी है उस हिसाब से वहाँ सीटें बढ़ती हैं। तो एम.के. स्टालिन सहित दक्षिण के राज्य के लोगों के बीच ये माहौल बनाया जा रहा है वहाँ की राजनीति में कि क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने हाल के दशकों में फैमिली प्लानिंग पर, सरकार की हम दो हमारे दो की नीति पर अमल किया, अपने समाज में इन्वेस्ट किया, लोगों को पढ़ाया लिखाया। वहाँ की सरकारों ने इस पर मतलब भारत की जनसंख्या में और वृद्धि ना हो, इसको मजबूती से उनको सीरियसली लिया। तो इसकी सज़ा क्यों मिले, इसके लिए तो उनको एक तरह से मोटिवेट किया जाना चाहिए। ऊपर से दक्षिण भारत के राज्यों की ये भी शिकायत रही है केंद्र की सरकार से कि वो उनके राज्य की जीएसटी की वजह से उत्तर भारत के राज्य को पैसा मिलता है, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों से जो टैक्स मिलता है वो उत्तर भारत के राज्यों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज बहुत है दोस्तों। अब आप देखिए कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु हो, सारे जितने बड़े एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहीं लगी हुई हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा से ही इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य अगर इस देश में कोई है तो वो केरला है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान यानी कि मोदी जी के शिक्षा मंत्री, मोदी जी के परम फेवरेट शिक्षा मंत्री के इस बयान ने उस पूरे के पूरे सेंटिमेंट को एक बार फिर से हवा दे दी है। और अगर ये सब चलता रहा दोस्तों तो मैं फिर कह रही हूँ बहुत खतरनाक है। साउथ और नॉर्थ का जो ये झगड़ा है ना, ये देश की संप्रभुता के लिए खराब है, देश की एकता के लिए खराब है। किसी भी सरकार को इस आग से हाथ नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि किसी सरकार के हाथ नहीं जलेंगे फिर देश को नुकसान होगा इसका। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।